2019 भीतर एक बीमारी और वो था 2020 के मार्च 26 तारीख से, मतलब मैंने मंगाना।
You can unmute yourself. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. 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 You can unmute yourself. Sorry, let's start our today's session. हमने लास्ट कंप्लीट किया था जूम सेशन की अगर बात करें. Can you hear me, everyone? Can you hear me, everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो Ma'am. हाँ, यस. तो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया, जूम सेशन में क्या किया था लास्ट में. आई गेस कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को पूरी तरह से कंप्लीट किया था. उनके बीच डिफरेंसेस और लिमिटेशंस भी लिखे थे. आज हम जस्ट अ सेकंड, और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं. हाँ, तो आज हम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिस्कस करेंगे. टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है जब आप एक्सपोर्ट करते हो और बदले में आप जितने गुड्स इंपोर्ट कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ ट्रेड. व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड? The rate of exchange of goods of एक कंट्री अपने गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्री को और बदले में उनसे गुड्स लेती है, यानी बदले में इंपोर्ट करती है गुड्स दूसरी कंट्री से, तो उसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड. जो फर्स्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड का मेथड है वो क्या है? कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट टर्म्स ऑफ ट्रेड. Gross barter terms of trade. Yes, gross barter terms of trade. So gross barter terms of trade, just a minute. Gross barter terms of trade की बात करें तो it is what? Gross G is equal to import quantity upon export quantity into 100. चलिए, अब इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज कभी भी डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो एमसीक्यूज में कंफ्यूजन होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. जी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जी ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होना, या जी की वैल्यू तब बढ़ेगी जब इंपोर्ट क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी. अंडरस्टूड? समझ में आया? जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तब जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब एक्सपोर्ट क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, तब जी की वैल्यू बढ़ेगी. यानी न्यूमरेटर से देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप और डिनोमिनेटर से देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. अंडरस्टूड? क्लियर बात? तो जी की वैल्यू कब बढ़ती है? जब इंपोर्ट क्वांटिटी बढ़ती है. तो अब इसका कंसेप्ट क्या है? यू या कंट्री is able to import more quantity of goods with same exports. क्या कहने का मतलब? जब इंपोर्ट क्वांटिटी बढ़ रही है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है या इंप्रूव हो रहा है. क्यों टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है? क्योंकि आपने जितने गुड्स एक्सपोर्ट किए थे उसके एक्सचेंज में आप ज्यादा गुड्स क्या कर पा रहे हो? इंपोर्ट कर पा रहे हो. तो विद द सेम क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स जब हम बदले में दूसरी कंट्री से ज्यादा गुड्स ले पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी. समझ में आया? इज द कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन? Is the concept clear to everyone?
everyone, you can unmute yourself. Yes, you can unmute yourself, everyone. Is it clear to you? कंसेप्ट समझ में आया? अगर इंपोर्ट क्वांटिटी बढ़ेगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, और ट्रेड में इंप्रूवमेंट कैसे होगा बताइए. कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. ट्रेड में इंप्रूवमेंट कैसे होगा जब जी की वैल्यू बढ़ेगी? तो I was muted, sorry, and I'm continuously saying yes. तो जी की वैल्यू क्यों बढ़ेगी बता दो जल्दी से. सही बात है, किसी ने बोला यस, आई वाज. चलिए, हाँ, जी की वैल्यू क्यों बढ़ती है बता दो. जब इंपोर्ट क्वांटिटी बढ़ेगी तो जी की वैल्यू भी बढ़ेगी. इससे क्या मतलब है? अब तो बोल दो, कम ऑन स्पीक. Improvement in terms of trade. क्यों होगा इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड? इंपोर्ट क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? हम सेम एक्सपोर्ट्स में ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं. हाँ, हम सेम एक्सपोर्ट्स में ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा? इंप्रूव होगा. कोई डाउट? नो. चलिए, नेक्स्ट आता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का एक और नाम क्या है? आपने नोट्स में लिखा होगा. यस, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का एक और नाम क्या है? Have you written in the notes? Terms of trade. कमोडिटी टर्म्स ऑफ Terms of trade. Yes, इस पे स्टार लगा दीजिए. It is asked in MCQ. चलिए, अब नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, Export price Export upon price. Export price. into Yes. 100. Yes, N is equal to export price upon import price Price into 100. into 100. Yes, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा? जो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा, N की वैल्यू तब बढ़ेगी कब बढ़ेगी? जब न्यूमरेटर भी, बोल दो जल्दी से, न्यूमरेटर भी बढ़ेगा. यानी एक्सपोर्ट प्राइस जब बढ़ती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होता है.
Is it clear to everyone? Is it clear? जब इंपोर्ट प्राइस, अब नीचे वाले से कैसा रिलेशनशिप होता है, डिनोमिनेटर से कैसा रिलेशन होगा, डिनोमिनेटर से कैसा रिलेशन होगा, प्लीज से इनवर्स रिलेशनशिप होगा। जब इंपोर्ट प्राइस कम होगी तब टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, इंप्रूव होगा। एनी डाउट टिल हियर? यस और नो? कम ऑन, स्पीक फास्ट। एनी डाउट? नो। नो। एक ही बच्चे को कोई डाउट नहीं है, एक ही बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। कम ऑन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस। तो एन की वैल्यू कब बढ़ती है? जब, बोलो जल्दी से, एन की वैल्यू कब बढ़ती है? जब एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ती है। यस से एवरीवन, बढ़ती है। एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ती है। बढ़ती है। हाँ, एन की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब इंपोर्ट प्राइस, जब इंपोर्ट प्राइस। एनी डाउट टिल हियर? नो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। चलिए, अब हमने देखा कि जब एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो इंप्रूवमेंट होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड में, पर क्या इससे कंट्री का इकोनॉमिक वेलफेयर होगा? इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स। ये किस पर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है। कैसे इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है? देख लीजिए स्क्रीन पर। There is a commodity, x-axis says quantity and y-axis says price. अब एक commodity है जिसकी डिमांड इलास्टिक है। हम सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। एक्सपोर्ट की प्राइस पहले P थी तो क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। अब प्राइसेस एक्सपोर्ट की जरा सी बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा क्या हो गए, कम हो गई। अब यहां पर कहा है कि जब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ती है तो इट इज गुड। अरे यू कैन म्यूट योरसेल्फ। यस, यहाँ पर कहा है जब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ती है तब एन की वैल्यू बढ़ती है, यानी देयर इज इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। पर क्या इससे कंट्री का वेलफेयर हो रहा है? जब किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी इलास्टिक है, कर्व फ्लैटर है, तो प्राइस जब P थी तब क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। प्राइस अगर बढ़ रही है एक्सपोर्ट्स की, यानी हमारे प्रोडक्ट्स जो हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्या दूसरी कंट्री के लोग हमसे गुड्स खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे एक्सपोर्ट्स की बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जब हमारे गुड्स मार्केट में दूसरी कंट्रीज में सेल ही नहीं होंगे तो क्या इज इट गिविंग वेलफेयर टू अस? Yes or no? Will it give welfare to us? Come on, quick. Will it give welfare to us? Yes or no? No. No. कैसे no? समझ में आया? No. हाँ, प्लीज अगर पीछे किसी की आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए। यस, कैसे नो? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स की प्राइस क्या हो रही है? बोलो। बढ़ रही है, पर उसके कारण हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो क्या हमारे एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सेल होंगे? हमारे एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सेल होंगे? नहीं होंगे। तो क्या हमें पैसा मिलेगा? अर्निंग्स होगी? जब एक्सपोर्ट होंगे ही नहीं तो क्या अर्निंग्स होगी?
नहीं होगी। नहीं। तो क्या एक्सपोर्ट प्राइस का बढ़ना या एन का बढ़ना हमेशा ये शो करता है कि कंट्री को वेलफेयर हो रहा है? नहीं। कंट्री को वेलफेयर किससे होता है, कौन से कंसेप्ट से होता है? देखो कौन से कॉन्सेप्ट से बताया जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ गुड से बताया जाता है कि कंट्री को वेलफेयर होगा कि नहीं होगा। चलिए सेकंड केस आप बताएंगे क्या था? सेकंड केस इलास्टिसिटी कैसी है? कम ऑन एवरीवन स्पीक। इलास्टिसिटी कैसी है? हाँ इनइलास्टिक कर्व स्टीप है। तो यस इट इज अ स्टीप कर्व हियर। चलिए प्राइस P है तो क्वांटिटी Q है। एक्सपोर्ट में प्राइसेस बढ़नी चाहिए। चलिए तो एक्सपोर्ट में जरा सी नहीं, प्राइस अच्छी खासी बढ़ा दी तो भी क्वांटिटी डिमांडेड कम तो हुई, पर कितनी कम हुई? इतनी सी कम हुई, थोड़ी सी क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई। तो क्या इससे हमारी अर्निंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा? यस और नो? क्या इससे हमारी अर्निंग्स पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? नो। क्यों नहीं? यस। नहीं बेटा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पहले प्राइस P थी तो क्वांटिटी Q सेल होती थी। अब हमारे एक्सपोर्ट्स यानी हम जो गुड्स बाहर बेचने वाले हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हमने बढ़ा दी, तो ये कहेगा N की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ गई है। अब हमने जब प्राइस बढ़ाई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, पर थोड़ी सी कम हुई। थोड़ी सी क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई तो हमारी अर्निंग्स पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स दिस विल शो वेलफेयर। अंडरस्टूड? ये वेलफेयर शो करता है, पर एक इलास्टिक कमोडिटी है तो उसकी अगर प्राइस एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ भी क्यों नहीं रही हो, वो वेलफेयर शो नहीं करता। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? यस और नो? यस। अच्छा अब n की वैल्यू बढ़ेगी तो इंपोर्ट प्राइस को क्या होना चाहिए जब n की वैल्यू बढ़ेगी? इंपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए जब n की वैल्यू बढ़ेगी? क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यस इंपोर्ट प्राइस कम होना चाहिए तो n की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर वेलफेयर कैसे शो होगा। कम ऑन अपनी कॉपी में देख के रखना। आई विल आस्क, फिर ऐसा ना यू पीपल आर नॉट आंसरिंग। यस इंपोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब वेलफेयर देखना है। चलिए पहले कैसी इलास्टिसिटी देखेंगे? पहले कैसी इलास्टिक गुड्स यानी फ्लैटर कर्व देखेंगे। तो पहले प्राइस जो हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे यानी जो हम दूसरी कंट्री से गुड्स खरीद रहे थे उनकी प्राइस P थी और क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। अब प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। प्राइस कम हुई तो हमारी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स तो भैया बहुत ज्यादा क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। यस तो क्या ज्यादा इंपोर्ट करना कंट्री के लिए अच्छा होता है क्या? जब हम ज्यादा गुड्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो क्या कंट्री को वेलफेयर होगा? यस और नो बताइए। नहीं होगा। यस क्या बोला है? इंपोर्ट की अगर प्राइस कम होती है तो एन की वैल्यू बढ़ती है। ऊपर से तो ये दिखेगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ है,
पर क्या कंट्री का वेलफेयर है ये किस पर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। जिस कमोडिटी को हम इंपोर्ट कर रहे थे उसकी प्राइस कम हुई, यस अच्छा है क्योंकि एन बढ़ रहा है, पर जब हमने इलास्टिसिटी से चेक किया तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत बढ़ गई, यानी हमारे इंपोर्ट ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, which is not good for any country. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इज कैसी इलास्टिसिटी देखेंगे हम? इन इलास्टिक देखेंगे। अब इन इलास्टिक में भी पहले प्राइस P है, क्वांटिटी डिमांडेड Q है। हाँ, प्राइस क्या होनी चाहिए? इंपोर्ट की कम होनी चाहिए। प्राइस कम हुई है तो क्या हुआ है? क्वांटिटी इतनी ज्यादा चेंज, क्वांटिटी बढ़ी है पर क्या इतनी ज्यादा बढ़ी है? क्या क्वांटिटी पहले जैसे इतनी ज्यादा बढ़ी है क्या? यस और नो? नो। नो। तो क्या इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स पर? हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए क्या? हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं। तो दिस विल शो व्हाट? वेलफेयर। इसमें वेलफेयर है क्योंकि इंपोर्ट की प्राइस कम हो रही है तो हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं पर इतना ज्यादा नहीं कर रहे। This is good for country but elastic product is not good for country. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो दोनों ही केसेस में एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए वेलफेयर के लिए? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक होना चाहिए। एक ही बच्चे को आया समझ में, बोलो ना यार, कैसी होनी चाहिए इलास्टिसिटी? कैसी Inelasticity. होनी चाहिए? अंडरस्टूड? यस। चलिए नेक्स्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या था बताइए आप लोग। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड का मेथड क्या था? इनकम टर्म। इनकम टर्म। Income terms of trade. हाँ, Income terms of trade. ट्रेड। यस। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज डिस्कस कर लूं कि जब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल होते हैं तो क्या शो करता है? जब ग्रॉस इक्विलिब्रियम। हाँ, वो क्या शो करता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस। क्यों इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड शो करेगा? चलिए बोलिए आपने। हाँ, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला इंपोर्ट क्वांटिटी अपॉन एक्सपोर्ट क्वांटिटी इनटू 100 और नेट बार्टर टर्म्स का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट Price upon Price. price. इंपोर्ट प्राइस इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंपोर्ट क्वांटिटी Into import price. प्राइस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस। Export. इधर बैठा है, इधर एक्सपोर्ट प्राइस बैठा है, एक्सपोर्ट क्वांटिटी उधर चला जाएगा तो इनटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी। तो इंपोर्ट पर स्पेंडिंग विल बिकम इक्वल टू एक्सपोर्ट से होने वाली अर्निंग। तो ये क्या है? बैलेंस हो गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस, यानी जितना आप खर्च करते हैं उतना ही आप अर्न करते हैं। तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आया? यस। यस। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या था? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला वाज एक्सपोर्ट प्राइस। बोलिए, एक्सपोर्ट प्राइस इनटू एक्सपोर्ट Quantity. अपॉन इंपोर्ट प्राइस। प्राइस। तो मैं कह सकती हूँ कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने के लिए मुझे एन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन यानी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो। इनटू एक्सपोर्ट
क्वांटिटी, तो ये फॉर्मूला है जब इनकम टर्म्स, तो ये तो क्या होता है, एन होता है, तो I इज इक्वल टू एन इंटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी। TT. इज इट क्लियर, समझ में आ Yes, गया yes. सबको? चलिए उसके बाद आते हैं क्या, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सी द फॉर्मूला फॉर सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। यस, क्या है फॉर्मूला, बोलिए। S इज इक्वल टू export Export price upon अपॉन इम्पोर्ट प्राइस, यानी एन तो Price. आ ही गया, एस में एन तो आ ही गया, क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस Price अपॉन upon इम्पोर्ट import प्राइस price. इनटू एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी, है ना? यस, तो एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, एक्सक्यूज मी। What is the difference? डबल में कौन सा यस, तो डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में नीचे क्या आ जाएगा, बोलिए, कम ऑन स्पीक। डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में नीचे क्या आ जाएगा? Import price. Import Import price, productivity. import productivity. Yes, formula is, what is the formula? Import देखिए जल्दी से, what is the formula? Export Export price price. upon Export price import upon price, हाँ, into export productivity upon import Import productivity। productivity. ठीक है, क्लियर है? चलिए कुछ Yes. क्वेश्चंस करते हैं, लिखिए MCQs रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ ट्रेड। कुछ MCQs पढ़ते हैं जो टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड हैं। राइट डाउन। Improvement in the value of, improvement in the value of improvement in the value of gross barter terms of trade, gross barter terms of trade is expressed by a increase in MQ. MQ means M stands for import, ठीक है? तो increase in MQ, B decrease in
decrease in XQ, X for export, तो export quantity, Q यानी quantity, C decrease in MQ, and fourth none of the above. Yes, try कीजिए. Gross barter terms of trade की वैल्यू कब बढ़ती है? Come on, try and answer. Gross barter terms of trade का formula, yes every, हाँ तो gross, Decrease in MQ. अच्छा ठीक है. Gross barter terms of trade का formula बोलिए सबसे पहले. Import quantity upon export quantity. ठीक है, तो इंपोर्ट क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है. न्यूमरेटर के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. तो अब क्या होगा आंसर, अब बताइए. विच ऑप्शन? पहला ऑप्शन, यस पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन MQ. यस, M मतलब इंपोर्ट और Q यानी क्वांटिटी. तो जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू भी बढ़ेगी. यस, नेक्स्ट राइट डाउन. अच्छा लिखिए मत नेक्स्ट, आप मुझे बताइए. आई एम जस्ट रीडिंग, यू टेल मी. राइट, द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड and double factorial terms of trade is explained by productivity of export, productivity of import, productivity of export and import both, या none of the above. Difference between single factorial and double factorial, दोनों में क्या difference है? क्या आ जाता है? बोलो, स्पीक. हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों है एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस इनटू, एक में है सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी और दूसरे में है एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी अपॉन इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी. तो डिफरेंस बिटवीन सिंगल फैक्टोरियल एंड डबल फैक्टोरियल क्या है? इज इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी. समझ में आया क्वेश्चन? प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को. यस, समझ में आया क्वेश्चन? Yes. नेक्स्ट. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिखिए. अकॉर्डिंग टू net barter terms of trade, according to net barter terms of trade, a nation will gain if option A import demand is elastic. Import demand is elastic. B, second option is export demand is inelastic. Export demand is inelastic. Third is export demand is perfectly elastic. Export demand is perfectly elastic. All of the above. Next option, all of the above. सोच समझ के जवाब देना. So demand is inelastic.
दोनों के लिए कैसी डिमांड होनी चाहिए, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, कर्व स्टीप होना चाहिए। तो स्टीप कर्व यानी दोनों के लिए डिमांड कैसी होनी चाहिए जब वेलफेयर दिखता है, बोलो जल्दी से। इनइलास्टिक होनी चाहिए। इनइलास्टिक। तो आंसर क्या होगा? B. एक्सपोर्ट डिमांड इन इनइलास्टिक, बी। Export demand in India. दिस इनइलास्टिक, वेरी गुड, यस। जस्ट अ मिनट, एक और कर लेते हैं। Given the import quantity, given the import quantity, given the import quantity and import prices, as well as export quantity, as well as export quantity and export prices, export quantity as well as export prices, we can find out हाँ, बताइए क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखकर मुझे बताइए कौन कौन से टर्म्स ऑफ ट्रेड निकाले जा सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल। हाँ, सिंगल और डबल तो नहीं निकलेगा, डबल क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, तो फैक्टोरियल वाले तो नहीं हाँ। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यस, तीनों निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज yes, terms of trade are option A, length of time two industries or countries, length of time two industries or countries have been trading B option, autarky equilibrium, C, exchange rate of two goods, D, none of the above. चलिए कोशिश कीजिए। क्या होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड? exchange rate of two goods. Yes, exchange rate exactly. of two goods। Exchange rate of two यस, goods. तो रेट जिसपे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। यस, तो ऐसे ही आपको एमसीक्यू में अब ये कंटिन्यूस 2-3 साल आया है ये क्वेश्चन, पर हर बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शंस अलग अलग दिए हैं, पर एक्सचेंज रेट ऑफ टू गुड्स तो सब में है। ठीक है, तो कुछ भी ऑप्शंस दें जिनका मतलब आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑटार्की इक्विलिब्रियम आपको नहीं पता है, पर आपको पता है टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो हर बार टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एक्सचेंज रेट ऑफ टू
गुड्स। Goods. क्लियर? चलिए, तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं एचओ थियरी। नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा था एचओ थियरी, यस। टर्म्स ऑफ ट्रेड के बाद शायद टर्म्स ऑफ ट्रेड के बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आया था? HO theory. एचओ थियरी, राइट। चलिए, क्या होता है एचओ थियरी और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या हैं, हम आज आधी एचओ थियरी आज रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट वी विल रिवाइज इन दी नेक्स्ट सेशन। यस, स्क्रीन शेयर करते हैं। अब एचओ थियरी इसलिए एचओ थियरी कहलाती है क्योंकि इसे दो इकोनॉमिस्ट ने दिया है, हेक्सर, HECKSCHER, स्पेलिंग इफ आई राइट रॉन्ग प्लीज डोंट माइंड, हेक्सर, और दूसरा बंदा था ओहलिन। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलके दिया है, इसलिए उनके नाम से आया है एचओ थियरी या हेक्सर ओहलिन थियरी। चलिए, हेक्सर ओहलिन थियरी कहती है कि कॉस्ट डिफरेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग same good in different countries, किसी एक गुड को बनाने की, इस पेन को बनाने की कॉस्ट अलग कंट्रीज में अलग अलग आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? क्यों किसी एक सेम चीज को बनाने की कॉस्ट अलग अलग कंट्रीज में अलग आती है? क्योंकि हर कंट्री में सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग होता है, और इसी सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कहते हैं फैक्टर एंडोमेंट। समझ में आया? क्लियर है? फैक्टर एंडोमेंट मतलब हर कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग अवेलेबल हैं, तो हर कंट्री में फैक्टर एंडोमेंट अलग अलग है। इसलिए हेक्सर ओहलिन थियरी को हो, अरे जिसके घर में आवाज है प्लीज कर लो। अरे हाँ, तो क्या प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, हेक्सर ओहलिन थियरी को हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहते हैं। क्यों हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहते हैं? क्योंकि ये थ्योरी बोलती है अगर आपने कोई कमोडिटी बनाई और वो इंडिया में बनाई और वही सेम कमोडिटी आपने चाइना में बनाई, तो दोनों की कॉस्ट अलग है। दोनों की कॉस्ट इसलिए अलग है क्योंकि दोनों कंट्रीज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अलग है। इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सप्लाई को हम कहते हैं फैक्टर एंडोमेंट। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट चीज जो इस थ्योरी में डिस्कस की गई है कि इट इज एज्यूम्ड टू कंट्रीज, दो कंट्रीज एज्यूम की हैं, और एक कंट्री कैपिटल रिच कंट्री है और दूसरी कंट्री लेबर अबंडेंट हाँ कंट्री है। ठीक है, ओके। तो फैक्टर अबंडेंस या फैक्टर एंडोमेंट को हम दो एंगल से पढ़ सकते हैं। एक है फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स मतलब देयर इज वन कंट्री ए जो कैपिटल अबंडेंट है यानी कैपिटल रिच है, और दूसरी कंट्री है बी जो कि क्या है? लेबर रिच है। लेबर रिच है। अभी मैं एक ही तरफ हूँ, उस तरफ नहीं गई हूँ बेटा। हाँ, तो एक कंट्री ये है कैपिटल रिच है, दूसरी कंट्री लेबर रिच है। तो कैपिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय के और लेबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एल। तो अगर फिजिकल अवेलेबिलिटी की बात करें यानी क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल अवेलेबिलिटी यानी क्वांटिटी की बात करें, तो क्वांटिटी ए में किसका ज्यादा होगा? क्वांटिटी कंट्री ए में किसका ज्यादा होगा? कैपिटल का ज्यादा होगा। तो K upon L for country A will be more than K upon L for country B. Understood? क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अब इसका MCQ कैसा आता है मैं अभी बता देती हूँ।
they will give you this equation and they will ask you which country is capital abundant और which country is labor abundant. तो अब पता है जहां पर न्यूमरेटर ज्यादा है यानी कैपिटल ए में, नीचे वाला पार्ट तो भूल जाओ, समझने के लिए कैपिटल ए में ज्यादा है और कैपिटल बी में कम है. तो A is capital abundant and B is labor abundant. जब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. अंडरस्टूड, क्लियर. चलिए नेक्स्ट आता है प्राइस की बात जब हम करेंगे. अब भाई A कैपिटल रिच कंट्री है तो A में कैपिटल की प्राइस क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू लेबर की प्राइस. वापस से कंट्री ए क्योंकि कैपिटल अबंडेंट है भाई, बहुत कैपिटल है कंट्री ए में, तो वहां पर कैपिटल इजीली अवेलेबल है, इसलिए वहां पे कैपिटल के लिए जो प्राइस देनी पड़ती है ना, कैपिटल के लिए हम क्या प्राइस देते हैं, इंटरेस्ट. पैसा चाहिए तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट देना है, तो वहां पर इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है. यानी कैपिटल की प्राइस कंट्री ए में कम है एज कंपेयर टू लेबर की प्राइस. पर कंट्री बी में, अब आप मुझे बताइए कंट्री बी में किसकी प्राइस कम होगी, कैपिटल की प्राइस कम होगी कि लेबर की प्राइस कम होगी बी में. बी इज लेबर रिच कंट्री, लेबर अबंडेंट कंट्री, तो वहां पर लेबर की प्राइस लेस होगी एज कंपेयर टू कैपिटल. अंडरस्टूड. तो अब इक्वेशन यहां पर क्या बनती है जब हम प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन लेबर फॉर कंट्री ए, यस देखें, और प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन लेबर फॉर कंट्री बी देखते हैं. तो कंट्री ए में न्यूमरेटर देखेंगे, कंट्री ए में कैपिटल की प्राइस कम है और कंट्री बी में कैपिटल, एक सेकेंड, हाँ, कंट्री बी में कैपिटल की प्राइस ज्यादा है. तो इनइक्वालिटी का साइन किस तरफ टर्न करेगा, बी के तरफ टर्न करेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी प्राइस ज्यादा है. न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, बोल दो जल्दी से. कैपिटल लिखते हैं, तो कंट्री बी में कैपिटल की प्राइस ज्यादा है, इसलिए दिस हैज टर्न दिस साइड. अब एग्जाम में क्वेश्चन अगेन कैसा आएगा, दे विल गिव यू वन इक्वेशन एंड अब वो प्राइस के साथ देंगे, प्राइस के साथ देंगे, इसका मतलब प्राइस कैपिटल की ए में कम है, यानी ए इज कैपिटल अबंडेंट कंट्री, क्योंकि वहां कैपिटल ज्यादा है तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी. अंडरस्टूड, क्लियर है कंसेप्ट. चलिए, तो हेक्सर ओलिन का कहना था कि कंट्री को वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए, एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री को कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाना चाहिए और लेबर अबंडेंट कंट्री को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट ही बनाना चाहिए. ठीक है. अब डायग्राम समझने से पहले हमें कंसेप्ट ऑफ आइसोक्वांट पता होना चाहिए. व्हाट इज आइसोक्वांट? आइसोक्वांट इज अ टूल टू स्टडी एचओ थियरी. अब इसका भी एमसीक्यू बहुत बार आया है. टूल टू स्टडी एचओ थियरी इज आइसोक्वांट. अब आइसोक्वांट क्या बताता है, बताइए आप लोग, क्या बताता है आइसोक्वांट? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट इनपुट. यस, वेरी गुड. यहां हमने ले लिया है लेबर और यहां हमने ले लिया है कैपिटल के. यस, तो इट इज दिस शेप्ड. ये बताता है क्या, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ, इधर 50 है कैपिटल, लेबर इधर 20 है, तो कॉम्बिनेशन 20-50 पे भी 100 kg ऑफ राइस बनेगा आउटपुट. या आप लेबर 30, कैपिटल भी 30 ले लो और लेबर भी आप 30 ले लेते हो, तो 30, पर भी आपका आउटपुट सेम आएगा, 100 kg ऑफ राइस. फिर आप कैपिटल 20 ले रहे हो और लेबर 50 ले लेते हो, दैट इज 50, 20, तब भी आउटपुट आपका सेम आएगा, 100 kg ऑफ राइस. तो ऐसा कर्व जो क्या शो कर रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स.
अलग अलग combinations of inputs which will give you same output. This is called as what? Isoquant. ठीक है. नेक्स्ट चीज आती है बजट लाइन. यस, बजट लाइन क्या शो करती है? Total amount of inputs Total amount of inputs available in any country. यस यस यस, लेबर और इधर कैपिटल, तो ये शो करती है टोटल अमाउंट ऑफ, यानी हमारे इसमें कंट्री में ओए अमाउंट ऑफ कैपिटल है और ओबी अमाउंट ऑफ लेबर है. तो किसी कंट्री में मैक्सिमम लेबर मैक्सिमम कैपिटल कितना प्रेजेंट है वो शो करती है बजट लाइन. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? अब डायग्राम हम जो हेक्सर-रोलिन का इक्विलिब्रियम है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके assumptions और limitations. आज आपकी एक और न्यू थियोरी अपलोड हो चुकी है, दैट इज क्रुगमैन्स थ्योरी, जो कि लास्ट थियोरी नहीं कह सकते, एक और थ्योरी बची है रेसिप्रोकल डिमांड, तो इट इज सेकंड लास्ट थियोरी. अच्छा, आप सबके पास पैम्पलेट्स आ गया है? आर यू हैविंग पैम्पलेट्स? Yes. तो एक बार पैम्पलेट सबके पास है अभी, तो एक बार हम टिक लगा लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. Okay. बिकॉज मैं कभी भी एक यूनिट के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आई एम जस्ट टीचिंग द मेन टॉपिक्स फर्स्ट. तो सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉजेस. तो आप पेजेस टर्न करेंगे तो आपको डायग्राम्स दिखेंगे. See, we are done with these diagrams. Yes. So question 1 Yes. is completed. Question 1 is completed. Question 2 नहीं किया है हमने. 3 नहीं किया है. 4th नहीं किया है. Yes, come directly to absolute and comparative advantage theory on page number 7. क्या हमने पढ़ा है absolute और comparative advantage Yes. theory? Yes. Yes. तो question 5, critically discuss theory of absolute cost advantage. Question 5 we are done with. Yes. Question 6 कर लिया है हमने. Yes. Question 7, bring out the difference between absolute cost advantage theory and comparative cost advantage theory, page number 12. क्या किया है हमने ये? Yes. Yes. मैंने कॉपी में डिफरेंशिएट करवाया था. Yes. उसके बाद क्वेश्चन 8 हमने नहीं किया है. हाउ विल यू डिराइव ऑफर कर्व? ऑफर कर्व हमने नहीं किया है. देन कम टू यूनिट 2 डायरेक्टली. एचओ थ्योरी. यस, अब एचओ थ्योरी पैम्पलेट से मेरा एक्सप्लेनेशन अलग है. आप अगर एचओ थ्योरी का पेज नंबर 16 नहीं एचओ थ्योरी नहीं, ये तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना, सॉरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड वी हैव डन. पेज नंबर 15 से टर्म्स ऑफ ट्रेड स्टार्ट हो रहा है. तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स, नेट बार्टर टर्म्स, इलास्टिसिटी के ग्राफ कर चुके हैं. यस, हाँ, तो क्वेश्चन 2 नहीं किया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस बार्टर टर्म्स एंड नेट बार्टर टर्म्स. सेकंड क्वेश्चन नहीं किया है हमने. चलिए, उसके बाद क्वेश्चन 3 भी नहीं किया है. अरे, come directly to page number 23. Yes, Heckscher-Ohlin theory. Have we done this? पर आप अगर Heckscher-Ohlin theory पैम्पलेट से पढ़ेंगे और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो my explanation is very different. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पेज नंबर 24 पर एक ग्राफ दिया हुआ है, वो तो मेरे पापा को भी नहीं समझ में आएगा. तो this graph I don't understand what is given, so that's why I have made it a simplified graph for you people. दूसरी भी जगह से मैंने निकाल कर देखा कि ये तो बिल्कुल भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है. ठीक है, चलिए. तो हेक्सर-ओलिन थ्योरी आपको लिखना कैसे है, जैसे आपने वीडियो में देखा है. the explanation should be just same like that. ठीक है, चलिए. फिर आज आप पढ़ेंगे क्रुगमैन्स थ्योरी, जो कि बहुत अच्छी एक थ्योरी है. उसे प्लीज नोट्स बना लेना, क्योंकि वो नोट्स भी पैम्पलेट से बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मिलेंगे.
Okay. ठीक है, चलिए विद दिस आई एंड अप टुडेज सेशन. थैंक यू फॉर बियरिंग मी. और प्लीज यार मैम आई वाज म्यूटेड तो प्लीज इग्नोर कर लेना तब. चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे. Bye, ma'am. Bye, ma'am. guys, Bye, bye. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye. Bye, bye.